हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलो फ्रेंड्स, आज अपन और बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में अपना टॉपिक है आज सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में आज अपन बात करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट में आपने देखा होगा, और अपन आज न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न का, कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन क्या होती है, क्या नहीं होती है, एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन सेल डिवीजन जिसे कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, कोशिका कोशिका का अलग होना। कोशिका विभाजन जो नाम से ही पता चलता है कि कोशिका सेल, उस कोशिका का विभाजन होना, अलग अलग होना, या उसी कोशिका से किसी नई कोशिका का निर्माण होता है, उसी कोशिका विभाजन कहा जाता है। जैसे कि अपन इसकी डेफिनेशन का देखते हैं एक बार, ठीक है। कि कोशिका विभाजन, इसका मतलब होता है कि कोशिका जनक कोशिका से जैसे कोशिका विभाजन, किसी भी कोशिका, जैसे कोई जनक कोशिका होती है, उस कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है, सेल डिवीजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि कोशिका अपने नाम से पता चलता है, कोशिका का विभाजन होना, अलग भाग में है ना, डिवाइड होना, उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। और जनक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है। कोशिका 3 भागों में विभाजित होती है। कोशिका विभाजन के प्रकार, ठीक है। कोशिका विभाजन के प्रकार, पहला प्रकार है समसूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। पहला समसूत्री, दूसरा है अर्धसूत्री, तीसरा है असूत्री। कौन सा है? असूत्री विभाजन, ठीक है। ये आपने पढ़े होंगे पहले भी 12th में वगैरह, समसूत्री, या जेट में बायोलॉजी के अंदर आपने ये जरूर पढ़े होंगे। जैसे कोशिका विभाजन में क्या होता है, जनक कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होना कोशिका विभाजन कहलाता है। उसके बाद आप देखते हैं कोशिका विभाजन के 3 पार्ट होता है। कोशिका विभाजन के प्रकार 3 होते हैं, जो 3 भागों में इसको बांटा जाता है। पहला है समसूत्री, दूसरा है अर्धसूत्री, तीसरा है असूत्री। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट कर लो। चलो फिर आगे देखते हैं। उसके बाद जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं आज कि कोशिका होती है, कोशिका किस में विभाजन होती है, किस में नहीं होती है। एक बार आप देख लो, मैं आपको आज बता देती हूँ कि कोशिका किस में विभाजन होती है और किस में विभाजन नहीं होती है। जैसे कि सभी कोशिकाएं होती है ना, वो सभी कोशिकाओं में विभाजन
होता है, परंतु जंतु कोशिका जो होती है, कौन सी? जंतु कोशिका में परिपक्व आरबीसी, आरबीसी आपने नाम सुना होगा। और आरबीसी को जैसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी तंत्रिका कोशिका, दूसरी है तंत्रिका कोशिका। ये भी आपने सुना होगा कि तंत्रिका कोशिका में आपने जब पहले कहीं पढ़ा है तो उसमें तंत्रिका कोशिका है, लाल ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी है, ये भी आपने पढ़ा होगा एक बार। और इसमें जो ये कोशिकाएं होती है ना, तो ये जो कोशिका होती है रेखित कोशिका है। कैसी? जो ये आरबीसी है, तंत्रिका कोशिका है, रेखित कोशिका है, ये नर व मादा युग्मकों में, किसमें? नर व मादा युग्मकों में। जो नर और मादा जो युग्मक होते हैं उसके अंदर है ना, एक बार विभाजन होने के बाद दोबारा कभी विभाजन नहीं करती है। जो जैसे युग्मकों में जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें क्या कहा था? सभी कोशिकाओं में विभाजन होता है, परंतु जंतु कोशिका में जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड सेल जिसे कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका है, रेखित कोशिका है, इसमें नर व मादा युग्मकों में जो नर व मादा युग्मक होते हैं उसके अंदर ये एक बार विभाजन अगर उसका हो जाता है तो दूसरी बार ये वापस नहीं विभाजन कर पाती है, न वापस ये बनती है, न ही इसका आगे कुछ होता है। मतलब एक वो चीज़ रह जाती है कि भाई नर व मादा युग्मकों में एक बार ही विभाजन होता है, उसके बाद दोबारा कभी वापस विभाजन नहीं होता है। ठीक है, एक बार नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोशिका चक्र कि कोशिका होता है, कोशिका का कैसा चक्र होता है, कैसे नहीं होता है, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, कोशिका चक्र कैसे होता है, कैसे घूमता है? कि कोशिका एक चक्र, एक अनुक्रम है। ये कैसा एक चक्र है? यह एक अनुक्रम चक्र है। ठीक है, ये है ना एक अनुक्रम चक्र है जिसमें कोशिका के बारे में बताया जाता है, कोशिका विभाजन कैसे करती है, कैसे नहीं करती है। इसमें कहा जाता है कि जिसमें कोशिका की प्रकृति होती है उसमें अनुक्रम कोशिका होती है। जिसमें भी कोशिका की प्रकृति होती है ना, वो उसमें अनुक्रम कोशिका होती है। उसके बाद इस कोशिका को जैसे विभाजन कैसे किया जाता है, इसमें गुणसूत्रों का कैसे विभाजन होता है वो बताया जाता है। और इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि कोशिका में जैसे कोशिका वृद्धि करती है तो उसके गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। क्या होता है? इसमें एक आ जाता है इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का द्विगुणन होता है। इसमें एक आ जाता है। इसमें
जैसे एक प्रकृति होती है कोशिका चक्र में, कोशिका की जो उसमें अनुक्रम चक्र होता है, उसके अंदर कोशिका वृद्धि में गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है, इसमें ये भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके स्टेप, कोशिका चक्र कहाँ चलता है, कैसे चलता है। कोशिका चक्र इसके 2 स्टेप होते हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप अपन देखते हैं। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पहला स्टेप। पहला स्टेप है इंटरफेज अवस्था। कौन सी? जिसको अंत अवस्था भी कहते हैं। इंटरफेज अवस्था उसमें होता है, इंटरफेज अंत अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसकी कोशिका चक्र का पहला है। इसके बारे में जैसे कि आप सभी जानते होंगे, इसमें क्या कहते हैं, इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है इस अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है, पर कैसे होता है और इसकी क्या क्या स्टेप्स रहती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें इस अवस्था में कोशिका विभाजन तैयार होता है, मतलब उसकी तैयारी की जाती है, तैयारी अवस्था। जैसे अपन कह सकते हैं कि इस अवस्था में कोशिका विभाजन होता है ना, उसकी तैयारी की जाती है। आप क्या मतलब किसी चीज़ के बारे में तैयार करते तो पहला स्टेप लेते हैं, वो इंटरफेज अवस्था होती है, और इसी में इसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि इस अवस्था में इस अवस्था को है ना विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहा जाता है। इंटरफेज अवस्था है, ये कोशिका चक्र की पहली अवस्था है। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले इसको इंटरफेज अवस्था में रखा जाता है। इंटरफेज अवस्था की भी कुछ डिवाइडेशन है, मतलब कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंटरफेज अवस्था में क्या होता है, इंटरफेज ये शुरुआती अवस्था है, इसमें तैयार होता है, जो कोशिका विभाजन होता है उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना उसकी तैयारी की जाती है। उसके बाद इस अवस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, और यह अवस्था है ना कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था है। कैसी है? सबसे सक्रिय। कैसी है? ये सबसे सक्रिय अवस्था है। जो कोशिका चक्र चलता है ना, ये इसकी सक्रिय अवस्था है। और इसके बारे में अब जैसे पहले अपने पढ़ा इंटरफेज के बारे में, उसके बाद अपन पढ़ेंगे एनाफेज के बारे में भी। जो इसकी जो एक अवस्था होती है, ठीक है ना, एम फेज जिसको अपन कहते हैं, और उसके बारे में बात करें। अब पहले अपन इंटरफेज के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो सब। के बाद अपन पढ़ेंगे इसकी पहली अवस्था है जीवन अवस्था। क्या है? और इसे आप एक और भी नाम से जानते हो, उसका नाम है पूर्व डीएनए संश्लेषण।
पूर्व डीएनए संश्लेषण, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में कोशिका, ये अवस्था है ना कोशिका का, इसमें कोशिका का निर्माण होता है। सबसे पहले अपन मान सकते हैं इसमें क्या होता है, कोशिका का निर्माण होता है और यह सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है ना, इसमें कोशिका का निर्माण भी होता है और ये सबसे लंबी अवस्था होती है। और इस अवस्था में आरएनए व अधिकरण प्रोटीन का निर्माण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि अवस्था में आरएनए व अधिकरण प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। ये अपने इंटरफेज की फर्स्ट अवस्था पढ़ी, जो जीवन अवस्था है। इस अवस्था में क्या कहा जाता है, इसको पूर्व डीएनए अवस्था भी कहा जाता है। उसके बाद इस अवस्था में कोशिका का निर्माण होता है, यह सबसे लंबी अवस्था होती है और इस अवस्था में आरएनए व अधिकरण प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप नोट कर लो। इसके बाद अपन दूसरी अवस्था पढ़ते हैं। दूसरी अवस्था है एस अवस्था। या डीएनए संश्लेषण आप कह सकते हो। डीएनए संश्लेषण, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस अवस्था की जो एस अवस्था होती है ये दूसरे नंबर पर आती है। और इस अवस्था में आप ये जान सकते हो कि जो डीएनए का, इस अवस्था में क्या डीएनए का प्रतिकरण होता है। प्रतिकरण जिसे आप कह सकते हो, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। यह अवस्था होती है, ये जीवन अवस्था होती है। इसके बाद पहले जीवन अवस्था आती है, उसके बाद ऐसा अवस्था आती है। इसमें जीवन अवस्था में मैंने जैसे आपको बताया कि कोशिका का निर्माण वगैरह कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, वो चीज़ है। उसके बाद ऐसा अवस्था आती है, इसमें क्या होता है, डीएनए का प्रतिकरण होता है। ये दूसरी अवस्था। इसके बाद अपन तीसरी पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तीसरे नंबर पे आती है G2 अवस्था। क्या आती है, G2 अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में आप कह सकते हो एटीपी व मतलब इस अवस्था में एटी व तंतुओं का, एटीपी आपने सुना होगा ना नाम, बायोलॉजी में एटीपी है, जैसे एडीपी है, NADPH2 होता है, कुछ नाम सुने होंगे। तो एटीपी के बारे में आपने सुना होगा। एटीपी व तंतुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एटीपी व तंतुओं का निर्माण होता है। ये सबसे पहले अपन ने पढ़ी इंटरफेज अवस्था में, पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था अपन पढ़ रहे हैं, G2 अवस्था। और इसके अंदर एटीपी व तंतुओं का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंटरफेज अवस्था आती है कोशिका चक्र के अंदर। उसके बाद दूसरी एक और अवस्था आती है, उसका नाम है एनाफेज, ठीक है। एमफेज अपन जैसे कह सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं। एक बार एक नोट करना है तो कर लो।
ये है एम फेज अवस्था। पहले अपने इंटरफेज पढ़ी, दूसरी एम फेज अवस्था। यह अवस्था होती है जैसा कि आपने उसको अंतरावस्था कहा था, और ये उसके बाद प्रक्रिया आती है। वो प्रक्रिया कोशिका के अंदर चल जाती है, उसके बाद ये की जाती है। इसे विभाजन अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इसे विभाजन अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो अंतर अवस्था होती है ना, अंतरावस्था के पश्चात कोशिका एम अवस्था में घुसती। किसमें? जो ये अवस्था होती है अंतरावस्था के पश्चात कोशिका है ना एम अवस्था में। किसमें? एम अवस्था में प्रवेश करती है। ये होता है पहला एनाफेज, दूसरा है एम फेज। उसके बाद इंटरफेज। आपने अंतरावस्था पढ़ी है, अंतरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कैसे उसका मतलब कैसा उसका पार्टीशन होता है, कैसे नहीं होता है, मैंने आपको सारी चीज़ बताई। उसके बाद अपन उसके दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, कोशिका चक्र का दूसरा है एम फेज। एम फेज अवस्था में क्या होता है, वो अवस्था, उसे अंतरावस्था नाम भी दिया जाता है, जिससे ये भी क्लियर होता है कि वो जो अंत में काम करती है। इंटरफेज है ना, जो अंदर से काम करती है, उस चीज़ के बारे में बताया। उस चीज़ के बाद जब ये स्टेप आता है, तो ये अंतरावस्था के पश्चात जो अंदर वाली क्रिया होने के बाद जो कोशिका है ना, वो कहाँ प्रवेश करती है, आगे वो क्या प्रक्रिया करती है, उसके बारे में बताया। तो ये एम अवस्था में प्रवेश करती है, यह कोशिका एम अवस्था में प्रवेश करती है। इसे ससूत्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ससूत्री। इस जो ये इंटरफेज हो जाता है, उसके बाद अंतरावस्था से बाहर निकलती है, उसके बाद है ना ये जो होता है इसको समसूत्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसे समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने आज देखा सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन कैसे होती है कैसे नहीं, मैंने आपको बताया कोशिका। और उसके बाद अपन ने कोशिका चक्र पढ़ा, कोशिका चक्र के भी 2 पॉइंट पढ़े, उसमें इंटरफेज और है एम फेज। एम फेज के बाद आपको मैंने भी बताया कि इंटरफेज में 3 अवस्था थी, G1 अवस्था, उसके बाद एस अवस्था, उसके बाद G2 अवस्था। G2 तीनों अवस्था के बारे में पढ़ा। उसके बाद उसका सेकंड स्टेप आया एम फेज अवस्था, जिसे विभाजन अवस्था भी कहते हैं। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि ये जो कोशिका वो अंत अवस्था होती है, इंटरफेज होता है, उसके अंदर का जो क्रिया होती है वो करने के बाद जब कोशिका कहाँ प्रवेश करती है, तो वो एम अवस्था में प्रवेश करती है। और इस एम फेज अवस्था को समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। ओके दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।